हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, the electric field at a point is defined as the electrostatic force, the electrostatic या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग एट दैट पॉइंट, एक्टिंग एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वेक्टर एफ है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से लिखेंगे। तो क्यू नोट इज टेस्ट चार्ज, क्यू नोट इज टेस्ट चार्ज एंड क्यू नोट इज स्मॉल। जो क्यू नोट की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। क्यों होगी ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो अगर आपके पास ये कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P की Q से डिस्टेंस है R, तो वो कैसे निकालेंगे? ओके, तो हमारा हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां हमारे पास कैपिटल Q एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P की चार्ज से डिस्टेंस R है। तो हम क्या करेंगे? लेट वी हैव ए चार्ज कैपिटल Q, लेट वी हैव a charge capital Q and we want to calculate electric field at point P ड्यू टू चार्ज Q। और चार्ज Q की वजह से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट P। तो हम यहां एक टेस्ट चार्ज Q नोट रख देते हैं। तो Q नोट पर फोर्स क्या लगेगा कैपिटल Q की वजह से? फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू कैपिटल Q इज F इक्वल टू K Q नोट Q बाय R स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q इज E इक्वल टू F डिवाइड बाय Q नॉट। यही हमारी डेफिनेशन है। फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर चार्ज क्या है? Q नोट, यानी Q नोट पर जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q नोट।
तो डिवाइड बाय, तो इसको अगर आप क्यू नोट से डिवाइड करोगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। अब मैंने आपको कहा था Q नोट इज स्मॉल, क्यों? Q नोट स्मॉल इसलिए है क्योंकि अगर Q नोट की वैल्यू लार्ज होगी तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है उसको ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा और इसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो इसलिए सो दैट कैपिटल Q की पोजीशन चेंज ना हो, इसलिए हम Q नोट को स्मॉल रखते हैं। कैपिटल Q को हम सोर्स चार्ज कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, कैपिटल Q इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। वेक्टर फॉर्म में अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू कैपिटल Q इज वेक्टर F इक्वल टू K Q नॉट Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसमें आर कैप की डायरेक्शन क्या थी? आर कैप की डायरेक्शन थी फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल, यानी जो फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ से जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। यहां फोर्स कौन लगा रहा है? कैपिटल Q ड्यू टू कैपिटल Q। किस पर लग रहा है? Q नोट पर। ओके, कैपिटल Q से Q नोट पर लग रहा है, तो यानी आर कैप क्या होगा? कैपिटल Q से Q नोट इस तरफ होगा। ओके, तो ये होगा वेक्टर फॉर्म में फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q नोट। तो अगर इसको Q नोट से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? K Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होगी? ये है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ वेक्टर E is Newton per coulomb and electric field is a vector quantity। तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी, वेक्टर फॉर्म में भी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है? आर कैप के अलोंग आएगी अगर Q पॉजिटिव है, और अगर Q नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? यहां से एक माइनस साइन आएगा तो माइनस आर कैप, यानी आर कैप के अपोजिट, तो अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर कैप के अलोंग यानी बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस एक साइन आएगा चार्ज से, फिर अगर चार्ज नेगेटिव है तो माइनस आर कैप। माइनस आर कैप बाहर की तरफ है तो माइनस आर कैप क्या होगा? अंदर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। अब हम सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया था, इसी तरह से अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस,
अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, इसी तरह से n चार्जेस हैं तो ये Qn है, और ये एक पॉइंट P है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो Q1 से P की डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, तो R1 कैप इधर आएगा, सोर्स चार्ज से पॉइंट की तरफ आता है आपका R कैप, ये आपका R कैप था, तो R कैप क्या आता है? सोर्स चार्ज से पॉइंट की, सोर्स चार्ज क्या है? Q1, पॉइंट P। ऐसे ही Q2 के केस में R2 कैप आपका इधर आएगा, लेट ये डिस्टेंस R2 है, और Qn के केस में लेट ये डिस्टेंस Rn है, तो Rn कैप आपका ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 इज वेक्टर E1, ये होगा K Q1 बाय R1 स्क्वायर। K Q बाय R स्क्वायर होता है, तो K Q क्या है? Q1, और R क्या है? R1, एंड R1 कैप ड्यू टू Q2 इज, लेट वो E2 है, तो वो क्या होगा? K Q2 बाय R2 स्क्वायर, R2 कैप, ओके, K Q बाय R स्क्वायर, R कैप। तो इसी तरह से सभी चार्जेस की वजह से होगा। इसी तरह ड्यू टू Qn इज वेक्टर En, ये होगा K Qn बाय Rn स्क्वायर, Rn कैप। तो नेट फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज तो ये सभी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सभी का वेक्टर सम, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 अप टू वेक्टर En। तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो स्टूडेंट, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दी है PQR। ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 0.1 सेंटीमीटर। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A, जो कि QR के बीच में है, मिडल में है, ये भी 0.05 और ये भी 0.05। ओके, एंड आपको ये हमने मीटर में लिया है, तो हम इन सभी को भी मीटर में ले लेते हैं, इसको भी मीटर में, क्योंकि ये 0.1 मीटर हो जाएगा, और अगर इक्विलैटरल है तो हमें इसको भी मीटर में लेना पड़ेगा। ये मीटर, ओके, अब ठीक है। तो आपको पॉइंट A और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट A पर Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 की वजह से भी। Q1 की ये वैल्यू है, Q2 की ये वैल्यू है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। ओके, तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। देखिए, आपका ये एक चार्ज कैपिटल Q था, ये पॉइंट P था, तो R कैप क्या था? बाहर की तरफ। इन वेक्टर E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर R कैप। तो अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? R कैप की तरफ। R कैप है बाहर की तरफ, Q से बाहर की तरफ। तो यानी Q1 पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा, मान लीजिए वो E1 है। Q2 क्या है? नेगेटिव। अगर Q नेगेटिव है तो E क्या होगा? माइनस R कैप। R कैप बाहर की तरफ है तो माइनस R कैप अंदर की तरफ होगा, इधर की तरफ, यानी Q की तरफ। तो
इस केस में Q2 नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q2 की तरफ, यानी E2 ड्यू टू Q2 विल बी टुवर्ड्स Q2। ओके, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। तो E1 और E2 पॉइंट A पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पहले हम A पर निकालेंगे। सेम डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपली दोनों का सम हो जाएगा E1 प्लस E2। तो पहले हम E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। E1 क्या होगा, K Q1 बाय R स्क्वायर। पॉइंट A की Q1 से डिस्टेंस क्या है, 0.05 मीटर, 0.05 स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 0.05 स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से E2 को निकालोगे आप तो ये आएगा K Q2 बाय Q2 की पॉइंट A से डिस्टेंस क्या है, तो ये भी 0.05 है, तो 0.05 का स्क्वायर। तो ये भी K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.05 स्क्वायर। तो ये भी 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली लीनियर सम हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया, 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये तो आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अब पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे हम। तो पॉइंट P पर कैलकुलेट करने के लिए भी क्या होगा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, Q2 की वजह से भी, और वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा आपको। तो Q1 पॉजिटिव है तो पॉइंट P पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, लेट वो वेक्टर E1 है। ओके, और Q2 नेगेटिव है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर Q2 की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, Q2 की तरफ होगा, तो ये E2 इधर हो जाएगा आपका। तो पहले हम E1 E2 की पॉइंट P के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो E1 होगा आपका K Q1 बाय PQ, जो कि 0.1 मीटर है। Q1 से पॉइंट P की डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर, तो डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ये है 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से E2 क्या होगा, K Q2 डिवाइड बाय Q2 से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, 0.1 मीटर, तो डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q2 का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो ये भी आएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो E1 इक्वल टू E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2
कोस। अब E1 और E2 के बीच में ये एंगल कितना है स्टूडेंट? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। और अगर ये एंगल 60 डिग्री बनता है तो ये कितना बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक 180 होता है। 180 में से 60 माइनस करो, ये कितना बचेगा 120, तो कोस 120। अब E1 इक्वल टू E2 है तो मैं E2 की जगह भी E1 लिख देता हूं, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1, तो ये भी E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1 स्क्वायर। कोस 120 होता है माइनस 1/2। ओके, तो ये आ गया आपका अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस E1 स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट E1 स्क्वायर इक्वल टू E1। और E1 की वैल्यू ये है, तो ये है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये था स्टूडेंट एक और न्यूमेरिकल। तो हमने पहले पॉइंट A पर कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई, फिर पॉइंट P के लिए कैलकुलेशन की, और ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है 2 point charges plus Q and plus 4Q are separated by a distance 6a. Find the point on the line joining the charges where electric field is 0. तो आपके पास एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है प्लस 4Q, और ये सेपरेशन 6a है। तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट P, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो पॉइंट P मान लीजिए इस प्लस Q से x डिस्टेंस पर है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो प्लस 4Q से क्या होगा 6a माइनस x डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6a है, ये यहां से यहां तक। तो प्लस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉइंट P पे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। मान लीजिए वो E1 होगा, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस तरफ होगा बाहर की तरफ, लेट वो E2 है। ओके, तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P will be 0 if E1 equal to E2, क्योंकि E1 E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या होगा, नेट फील्ड उन दोनों का सम क्या आ जाएगा 0। तो इस वजह से उनका मैग्नीट्यूड हम इक्वल रखते हैं। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, तो उसकी वैल्यू क्या होगी KQ बाय P की Q से डिस्टेंस क्या है x² हो जाएगा ये, क्योंकि x डिस्टेंस है। और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q, तो ये हो जाएगा K इंटू 4Q डिवाइड बाय 4Q से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है 6a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6a माइनस एक्स का स्क्वायर। K कैंसल, Q कैंसल, तो ये बचेगा 1/x² इक्वल टू 4/6a माइनस x²। तो यहां से आ जाएगा 6a माइनस x² इज इक्वल टू 4x²। 6a माइनस x² इक्वल टू 4x²। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो,
तो 6a माइनस एक्स इक्वल टू इसका आ जाएगा 2x। तो 6a इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 6a इक्वल टू 3x, तो x क्या आ जाएगा 6a बाई 3 2a। So electric field will be 0 at a distance 2a from plus q charge, at a distance of 2a from plus q charge। तो इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले स्टूडेंट हम वापस क्लास 11th में आपने जो वेक्टर पढ़ा था उस पर एक छोटा सा रिवाइज करेंगे हम टॉपिक। आपके पास ये वेक्टर A था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर B था, A और B के बीच में एंगल थीटा। तो आपने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो ये वेक्टर क्या था आपका, ये वेक्टर था आपका वेक्टर R, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फिर R की डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या किया था, वेक्टर A के साथ एंगल अल्फा ले लिया था। ओके, तो आपका अल्फा के लिए फॉर्मूला आया था tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा बाय a प्लस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो हम यहां पर एक केस लेंगे कि अगर a और b इक्वल हैं, इफ a इक्वल टू b, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो आपका tan अल्फा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइड बाय a की जगह मैं b रख देता हूं तो b प्लस बी कोस थीटा। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा और डिनोमिनेटर में b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कोस थीटा, b से b कैंसल, तो tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कोस थीटा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कोस थीटा बाय 2, और साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो ये आ गया आपका tan थीटा बाय 2। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, तो अल्फा आ गया यहां से थीटा बाय 2, अल्फा क्या आ गया थीटा बाय 2। तो यहां से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास जो दो वेक्टर हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस थीटा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल थीटा बाय 2 बनाएगा। ओके, ये कई जगह यूज होने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर a इक्वल टू b है यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट वेक्टर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी अल्फा आपका थीटा बाय 2 के इक्वल होगा। ओके, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं अभी बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया। आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए और बी पर दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, और सी और डी पर चार्जेस हैं माइनस क्यू। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर कहाँ होगा, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक डायगोनल तो है बी डी और दूसरा है ए सी। यहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये होगा सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ओ पॉइंट पर प्लस क्यू इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस क्यू इन दोनों की वजह से भी होगा। ओके, तो पहले हम डायगोनल निकालते हैं, ए सी इक्वल टू
बी डी होगा, बी डी किसके इक्वल होगा, ये है बी, ये है डी, तो ये होगा डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, अंडर रूट डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। डी सी ए के इक्वल है, सी बी भी ए के इक्वल है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 ए, ये बी डी है। और ए सी भी डायगोनल है, स्क्वायर है, तो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, तो यानी ये किसके इक्वल होंगे, अंडर रूट 2 ए के। तो जो आपका ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी वो क्या होगा, हाफ ऑफ द डायगोनल, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये क्या होगा, डायगोनल का हाफ, यानी अंडर रूट 2 ए का हाफ, तो ए बाय अंडर रूट 2। ओके, अब पॉइंट ओ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करते हैं किस डायरेक्शन में होंगे। ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ होता है, तो प्लस क्यू की वजह से ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर लगेगा, उसको हम ई ए लिख देते हैं। बी पर जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा, तो ई बी आपका इधर हो जाएगा। सी पर जो चार्ज है माइनस क्यू है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स द चार्ज, यानी इधर ही होगी, तो ई सी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ये भी इधर हो जाएगा। ओके, सॉरी। तो अब हम ई ए, ई बी, ई सी और ई डी की वैल्यू निकालते हैं। ई ए क्या होगा, के क्यू बाय ओ ए का स्क्वायर, तो के क्यू बाय ओ ए की वैल्यू है ए बाय अंडर रूट 2, तो ये आ गया 2k क्यू बाय ए स्क्वायर। इसी तरह से ई बी होगा आपका के क्यू बाय ओ बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 2k क्यू बाय ए स्क्वायर। ई सी होगा आपका के क्यू बाय ओ सी का स्क्वायर, तो ये भी 2k क्यू बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। और ई डी होगा के क्यू बाय ओ डी का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 2k क्यू बाय ए स्क्वायर। सभी की वैल्यू सेम है, ई ए, ई बी, ई सी और ई डी। तो अब ई ए और ई सी सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास ई ए और ई सी का रिजल्टेंट है, उसको मैं ई ए सी लिख देता हूं। क्योंकि ई ए और ई सी सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली लीनियर सम हो जाएगा। तो ई ए है 2k क्यू बाय ए स्क्वायर, ई सी है 2k क्यू बाय ए स्क्वायर, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 4k क्यू बाय ए स्क्वायर। और इसी तरह बी और डी सेम डायरेक्शन में है, तो ई बी डी विल बी ई बी प्लस ई डी, तो ये भी क्या आ जाएगा 4k क्यू बाय ए स्क्वायर। तो यू सी ई ए सी और ई बी डी दोनों इक्वल है। ओके, तो ये इधर ई ए सी है और ये ई बी डी है, और दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो यानी ये एंगल है आपका थीटा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट फील्ड एट ओ ई क्या होगा, ये होगा अंडर रूट ई ए सी स्क्वायर प्लस ई बी डी स्क्वायर प्लस 2 ई ए सी ई बी डी कोस 90, कोस 90 0 होता है, तो ई ए सी स्क्वायर प्लस ई बी डी किसके इक्वल है ई ए सी, तो उसको भी मैं ई ए सी लिख देता हूं, स्क्वायर हो जाएगा, कोस 90 0, तो थर्ड टर्म 0, तो ये आ गया आपका अंडर 2 ई ए सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो ये बचेगा अंडर 2 ई ए सी। ई ए सी की ये वैल्यू है,
तो यानी ये क्या आ गया 4√2 kq/a²। तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ यानी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी स्टूडेंट? मैंने अभी अभी बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, थीटा को बाइसेक्ट करता है। तो बाय पैरेललोग्राम लो EAC और EBD का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, वेक्टर E। ओके, तो ये एंगल अल्फा अगर मान लेते हैं तो ये कितना बनेगा, थीटा का हाफ, 90 का हाफ 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ओके, मीन्स पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। ओके, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कुछ न्यूमेरिकल थे हमारे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट अभी तक जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जैसे आपने किस तरह के एग्जाम्पल पढ़े हैं कि आपको ये एक स्क्वायर दे दिया, इसके सभी कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज है, या आपको एक ट्रायंगल दे दिया, या फिर दो चार्जेस पॉइंट है, एक यहाँ चार्ज है एक यहाँ है। तो इस केस में चार्जेस की पोजीशन वेल डिफाइंड है और इनको हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है और इस पर चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, 3 डायमेंशन है, तो उसकी वॉल्यूम है बॉल की 4/3 पाई r क्यूब, तो उसके थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, अलोंग ए सरफेस और अलोंग ए वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज अलोंग ए लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड है अगर, और उस पर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, तो इफ ए चार्ज delta Q is uniformly distributed over a length delta L, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्डा से लिखेंगे, तो ये होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की कूलम होती है और लेंथ की मीटर, तो कूलम पर मीटर, ये होगी यूनिट ऑफ लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड, अगर ओवर ए सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सरफेस। इफ ए चार्ज delta Q is distributed
is distributed over an area डेल्टा S, देन हम जो टर्म डिफाइन करेंगे उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखेंगे। ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा की यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड है ओवर ए वॉल्यूम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो पॉइंट सी इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में इफ ए चार्ज डेल्टा क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम डेल्टा वी, तो इस केस में जो हम डिफाइन करेंगे वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से लिखेंगे इस सिंबल से, तो ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो कूलम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर। तो ये हमने तीन अलग अलग क्वांटिटीज डिफाइन की है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिख दी है। ए चार्ज spherical conductor has surface charge density of 0.7 coulomb per meter square. If charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density increases by 0.14 coulomb per meter square. Find radius of sphere and initial charge on it. So let R is radius of sphere and Q is initial charge। तो शुरू में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो शुरू में है 0.7 यानी सिग्मा 1 इज 0.7। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 0.7 इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। फिर चार्ज हो गया, जो पहले चार्ज था क्यू, उसमें 0.44 और ऐड हो गया यानी क्यू प्लस 0.44। रेडियस सेम है बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय 0.14। तो 0.7 प्लस 0.14 क्या होगा? 0.84। तो ये आ गया 0.84। अगर चार्ज 0.44 से इंक्रीज होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? 0.14 से इंक्रीज। तो इंक्रीज होके क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.7 प्लस 0.14 0.84। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करना है? 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आएगा 0.84 बाय 0.7 इक्वल टू Q प्लस 0.44 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, वो डिवाइड बाय Q, और वो 4 पाई आर स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। ये कैंसल, इनको आप लिख सकते हो 84 बाय 70 इक्वल टू Q प्लस 0.44 डिवाइड बाय Q। तो ये आ जाएगा 14 से कैंसिल होके 6 बाय 5, ये Q बाय Q 1 प्लस 0.44 डिवाइड बाय Q।
तो 0.44 डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू 6/5 और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 0.44 डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू 6/5 माइनस 1 1/5। तो क्यू क्या आ जाएगा 0.44 इंटू 5 2.2 कूलम। ये तो चार्ज आ गया 2.2 कूलम। ओके, अब रेडियस, तो रेडियस इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा आपका क्यू बाय 4 सिग्मा और स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आर की ये वैल्यू आ गई। तो क्यू की वैल्यू है 2.24, पाई की वैल्यू है 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा और सिग्मा की वैल्यू क्या है 0.7। जब क्यू है चार्ज तो सिग्मा क्या था आपका 0.7 तो इंटू 0.7। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2.2 को मैंने लिख दिया 22/10, ये 7 है, ये 4 है, ये 22 है और इस 0.7 को भी मैं 7/10 लिख सकता हूँ तो वो 10 ऊपर चला जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7, 22 से 22। तो ये आ गया अंडर रूट 1/4 विच इज 1/2। तो 1/2 मीटर ये रेडियस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह का और भी न्यूमेरिकल आपको अपनी बुक में मिल जाएगा और वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।